नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सुनते ही लोग दो पालों में बढ़ जाते हैं। कोई उन्हें वीर विनायक दामोदर सावरकर कहता है और कोई उन्हें माफी वीर विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन आखिर थे कौन विनायक दामोदर सावरकर? वीर थे या माफी वीर थे? स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे या अंग्रेजों से माफी मांग करके उन्होंने खुद को जेल से बरी कर लिया था? कौन थे वीर सावरकर या कौन थे माफी वीर सावरकर या कौन थे विनायक दामोदर सावरकर? इसके बारे में विस्तार से दो खंड में लेखक विक्रम संपत ने किताब लिखी है। दूसरा जो खंड है, सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी, वो मेरे हाथ में है। इस किताब को मैंने पढ़ा है और इस किताब के बारे में कई सारे मेरे सवाल हैं जिनके बारे में जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज खुद मौजूद हैं इस किताब के लेखक विक्रम संपत। विक्रम संपत से हम लंबी बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में और विनायक दामोदर सावरकर के तमाम उन छुए अनछुए पहलुओं के बारे में जिससे लोग अभी तक अनजान हैं या जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है विक्रम संपत आपका हमारे शो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। सावरकर जी की जो जीवनी है ये मैंने दो खंडों में प्रस्तुत की है। जो पहला भाग है एकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, उसमें उनकी शुरुआती जिंदगी का जिक्र है 1883 से लेके 1924 तक, जो जब उनके जीवन का पूर्वार्ध आप मान सकते हैं, जब वो एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने भारत के सबसे पहले जो गुप्त संस्था है और जो इटालियन रेवोल्यूशनरीज मज्जीनी और गैरीबाल्डी से प्रेरणा लेके जो शुरू किया था, जिसका नाम पहले मित्र मेला हुआ करता था और बाद में अभिनव भारत हुआ, तो इसका गठन उन्होंने किया था। और 1905 में उन्होंने देश में सर्वप्रथम बार एक स्टूडेंट बॉनफायर, जो होलिका दहन है अंग्रेजों के खिलाफ, और जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके खिलाफ में उन्होंने सबसे पहले एक आंदोलन वहां छेड़ा था पुणे में, जिसके लिए उनको कॉलेज से, फर्गूसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, उनको फाइन लगाया गया वगैरह। उसके बाद वो 5 साल लंदन में रहे एक बतौर एक छात्र के, लॉ स्टूडेंट, और वहाँ पे उन्होंने भारत की जो क्रांति की लहर है वहाँ पे वो फहराया। और वहाँ बहुत सारे अन्य किरदार जो बहुत ही फैसिनेटिंग है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ थे वो। बहुत सारे क्रांतिकारियों के ये एक नेता के तौर पे वहाँ पे काम किए इन्होंने 5 साल। और इन्होंने साथ साथ जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल कॉर्पस, एक बौद्धिक जो निधि है वो तैयार की। पहले तो मज्जीनी की जो आत्मकथा थी इंग्लिश में, उसको मराठी में अनुवादित किया, और फिर 1857 की जो क्रांति है उसको उन्होंने 2 साल पूरा संशोधन करके उस पे एक किताब लिखी, और इन्होंने इसका पहला नामकरण किया कि ये भारत का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये जो किताब भी थी, ये क्रांति के बाकी जो नेता थे बाद में, चाहे वो भगत सिंह जी हों या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस, इन सब के लिए ये किताब एक प्रेरणा का स्रोत बनी रही 1940s तक। उसके बाद इनको पकड़ा गया वहां से। इनको ब्रिटिश सरकार एक ऐसे आदमी को जिसने कभी खुद तो कोई गोली नहीं चलाई, परंतु पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, जिसका लेखन इतना डेंजरस हो, उसको किसी भी तरह से वो भारत में लाना चाहते थे, उसको एक्स्ट्राडाइट करके, और फिर उनको सबसे जो कठिन जो सेंटेंस है वो दिया गया, 2 लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब 25 + 25 50 साल का कैद, वो भी काला पानी अंडमान काला पानी में, जहाँ पे उनको बहुत ही बर्बर यातनाएं उनको सहनी पड़ी। और उसी वक्त जो है अविनाश जी, बहुत सारे लोगों को रिहाई मिल रही थी जो राजबंदी थे, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी 1911 में, और तब पंचम जॉर्ज यहाँ पे आए थे भारत। तो उनके आने
पर रॉयल प्रोक्लेमेशन भी एक डिक्लेयर हुआ, जिसमें एज अ मैटर ऑफ गुडविल बहुत सारे राजबंदियों को रिलीज किया गया, रिहा किया गया। परंतु सावरकर जी और उनके जो बड़े भाई बाबा राव सावरकर थे, उनको सरकार डी कैटेगरी या डेंजरस कैटेगरी क्रिमिनल मानते थे। इसीलिए वो जितने भी ये जो याचिकाएं वो भेजते रहे सरकार को, जैसे अन्य कैदी भी भेजते रहे, इनको तो सरकार रिहा ही नहीं कर रही थी। और इसका उल्लेख जो एक और क्रांतिकारी हैं इनके साथ जो नजरबंद थे पोर्ट ब्लेयर में, सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने बाद में जाके HRA की स्थापना की और काकोरी कांड में जिनका योगदान रहा, तो वो अपनी जो आत्मकथा है मेरा बंदी जीवन, उसमें वो लिखते हैं कि सावरकर जी के आदेश पे मैंने भी उन्हीं की तरह हूबहू उनके जैसा एक याचिका मैंने दायर की सरकार के साथ। मुझे तो रिहा कर दिया, परंतु इन दोनों को, सावरकर बंधुओं को रिहा नहीं किया, क्योंकि सरकार उनको इतना डेंजरस मानती थी कि उनको अगर रिहा कर दिया जाए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो क्रांति की लहर कम हो गई थी वो फिर से भड़क जाएगी। तो इसीलिए अंत तक जब फाइनली 1924 में उनको एक कंडीशनल रिलीज से उनको रिहा किया गया, तब तक और उसके बाद भी जो कंडीशंस क्या थे इन पे कि 5 साल तक ये राजनीति से दूर रहेंगे और फिर ये रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तालुक में ये नजरबंद रहेंगे। वहां से कहीं भी उनको जाना हो तो सरकार की अनुमति के साथ ही उनको जाना पड़ेगा। तो ये 5 साल की अवधि को बढ़ा कर 2-2 साल और बढ़ाती रही सरकार, और 1937 में उनको फाइनल रिहाई मिली। तो मतलब जो 5 साल था वो 13 साल हो गया था। तो मतलब जो बात कही जाती है बार बार कि ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू हो गए थे, इन्होंने तो माफी मांग के रिहाई ले ली थी, उनके पक्ष में हो गए थे। अगर ये उनके पक्ष में थे तो सरकार इन पे निगरानी नहीं रखती। इनकी जो अवधि है, जो कैप्टिविटी की अवधि है, वो 5 से 13 साल बिल्कुल नहीं करती। ये इनको अपनी छत्र छाया में ले आती। ये बहुत ही होनहार व्यक्ति थे। तो 1935 के बाद जब सरकारें भी बनने लगी भारत में, तो इनको सरकार में भी नियुक्ति होती इनकी। तो यही इसका प्रमाण है कि अंत तक एक्चुअली इवन जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इन पे सर्वेलेंस होता ही रहा, क्योंकि ये ऑन द वन हैंड सरकार से बात कर रहे थे और ऑन द अदर हैंड जो एक्सिस पावर थे, हिटलर और मुसोलिनी वगैरह, मुसोलिनी और जापान के साथ भी इनकी वार्ताएं चल रही थी। तो अंत तक ब्रिटिश सरकार इन पे भरोसा करने में बिल्कुल मुकरती रही। और इसीलिए हमें बार बार ये कहना कि ये सोल्ड आउट हो गए थे, ये उनके पिट्ठू थे, ये शायद सच से बहुत ही ज्यादा परे है। और ये भी बात बार बार कही जाती है कि ये क्या इन्होंने ये वीर उपाधि खुद को दे दी वगैरह। ये ऐसा नहीं है। मैंने दूसरे खंड में जो अभी आई है, कंटेस्टेड लेगेसी, जो 1924 से लेके इनकी कहानी को आगे बढ़ाता है 1966 तक, उसमें मैंने बताया कि कैसे नासिक में इनके रिहा होने के बाद 1924 में एक मराठी के प्रख्यात पत्रकर्ता और प्ले राइट भी थे, वामन राव जोशी, उन्होंने पहली बार एक पब्लिक इवेंट में, और ये दाखिल है इतिहास का एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, कि उन्होंने ये उपाधि दी कि ये आदमी जो मौत के पंजे से निकल के आए हैं काला पानी से, ये स्वातंत्र वीर हैं। और स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनको ये उपाधि दी गई। और फिर एक और मराठी के कवि हैं वैशंपायन, इन्होंने इनको वीर की उपाधि दी थी, स्वातंत्र वीर। एक्चुअली मराठी के लोग आज भी सिर्फ वीर सावरकर नहीं बोलते, वो स्वातंत्र वीर सावरकर बोलते हैं। तो ये कोई उपाधि उन्होंने खुद को नहीं दे दी थी। ये 2 नाम जो मैंने गिनाए, वामन राव जोशी और फिर वैशंपायन, इन्होंने इनको दी। और उसके बाद सब लोग यही बुलाने लगे, तो वो नाम जो है वो परमानेंट होने लगा। एक चीज ये है कि जो आपने किताब में बताया है कि उन्होंने, जैसे जो आम कैदी, जैसे आपने सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम लिया, उनको भी क्रांतिकारियों में गिना जाता है। कभी उन पे हमने ठप्पा नहीं लगाया सचिंद्रनाथ सान्याल पे कि उन्होंने माफ़ी मांग करके और वो वहाँ से अंडमान से बाहर निकले थे। लेकिन आखिर वो वजह क्या रही है कि सिर्फ और सिर्फ तमाम कैदी थे जिन्होंने, कुछ ने माफ़ी मांगी, जैसे भगत सिंह थे वो फांसी चढ़ के माफ़ी भी नहीं मांगी, मुकदमा भी नहीं लड़ा।
सावरकर ने एप्लीकेशन लगाई और वो बाहर निकल गए। आखिर वो वजह क्या रही है कि सिर्फ और सिर्फ सावरकर के नाम के साथ ये चस्पा कर दिया एक वर्ग ने कि वो माफी वीर थे? क्या, कैसे देखते हैं आप इसको कि सचिंद्रनाथ सान्याल को आपने छोड़ दिया, वो भी उसी तरीके से निकले, लेकिन सावरकर के साथ आपने माफी वीर लगा दिया? वजह क्या है, क्या रही है इसकी वजह? आई थिंक ये बहुत ही सटीक प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, सचिंद्रनाथ सान्याल तो एक हैं, बारिन घोष जो अरविंदो घोष के भाई थे जो सेलुलर जेल में थे, उन्होंने भी, मैं इसको माफीनामा नहीं बोलूंगा, इसको ये याचिका बोलूंगा, एक पिटिशन है। तो जिस तरह एक बेल एप्लीकेशन हम लिखते हैं आजकल कि जब, और सरकार ये फैसिलिटी मुहैया कर रही है कैदियों को, तो नेचुरली वो 50 साल वहां पे रह के, वहां पे सड़ने के बजाय, बहुत सारे लोग, सचिंद्रनाथ सान्याल ने भी यही अंडरटेकिंग लिया था कि मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा, मैं पूरी तरह से एक लॉयल होके मैं रहूंगा और वह बाहर आ जाऊंगा। और बाहर आने के 2 साल बाद उन्होंने HRA की स्थापना की और काकोरी कांड हुआ, और उसके बाद फिर से वो जेल चले गए थे, फिर रिहा हुए। ये बहुत ही एक नेचुरल सा एक सिलसिला था। परंतु मुझे लगता है जो सावरकर जी के बारे में जो इतना आक्रामक तरीके से लोग इन पे वार करते हैं, ये इसके कई वजह हैं। एक तो क्योंकि ये क्रांतिकारी होने के साथ साथ ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, इसकी परिकल्पना इन्होंने की थी, और आज जो है हिंदुत्व हमारे देश में एक राजनीतिक स्तर पे इट्स ऑन द असेंडेंट। तो जो लोग आज के हिंदुत्व की पार्टियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उनको लगता है कि द बेस्ट रूट यही है कि इनके जो वैचारिक पूर्वज थे सावरकर, उन पे हम कटाक्ष करें, उनका जो गौरव है उसको गौण करने से आज की जो कंटेम्प्रेरी राजनीति है उसमें अपने रोटियां सेंकने के लिए ये इतिहास को बीच में लेके आते हैं, और इसका जो वो बहुत ही दुखद कैजुअलिटी जो है वो सावरकर बन जाते हैं। और एक और चीज मुझे लगता है ये कारण है कि महात्मा गांधी की हत्या में इनको आरोपी बनाया गया था, परंतु ऑफ कोर्स 1 साल जो है कोर्ट में ट्रायल चली थी, और उसके बाद ये रिहा हो गए थे, बाइज्जत बरी हुए थे उस केस से। परंतु उसी को लेके उन पे और जो एक, जैसे बोलते हैं, सामाजिक अस्पृश्यता इनके खिलाफ, और राजनीतिक और सामाजिक अस्पृश्यता फैलने लगी कि जो भी इनके साथ संपर्क में रहे उसको इसका जो है प्राइस पे करना पड़ रहा था। मैं एक उदाहरण बहुत बार देता हूं, जो हृदयनाथ मंगेशकर जी हैं, लता मंगेशकर जी के भाई, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, और उन्होंने सावरकर जी के बहुत सारे जो मराठी के काव्य हैं, क्योंकि ये बहुत प्रखर एक कवि भी थे, तो उनके बहुत सारे जो कविताएं हैं, जैसे सागरा प्राण तड़मड़ला, और फिर जयोस्तुते जो बहुत ही एक देशभक्ति से उत्प्रोत एक कविता है, उन सबको ट्यून करके, और सारे जो मंगेशकर बहनें हैं, लता जी, आशा जी, सब इसको गाते थे, सब जगह रिकॉर्ड भी किए थे, सिर्फ इस वजह से कि वो सावरकर की कविताओं को ट्यून करके अपनी बहनों से उसको गवाया। इसी के वजह से हृदयनाथ मंगेशकर ने अपनी जो ऑल इंडिया रेडियो में अपना जो काम था वो खो दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस हद तक द्वेष और जो था नफरत की भावना सावरकर जी के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत ही ज्यादा थी। और 2000 के बाद जब से वाजपेयी सरकार ने इनकी जो प्रतिमा थी इसमें संसद में भवन में रखा था, और फिर सेलुलर जेल में भी पोर्ट ब्लेयर में एक स्मारक चिन्ह बनाया गया था, बिल्कुल, तो उसको मणिशंकर अय्यर जी ने निकाल दिया, और उनके बारे में बहुत अनाप शनाप बातें भी कही। तब से ये जो डिस्कोर्स है वो और ज्यादा विवादास्पद हो गया है। बहुत सारे लेखक उस वक्त पे उमड़ आए जिन्होंने ये सारे जो पिटिशंस हैं इनको तोड़ मरोड़ के इनके बारे में बहुत सारी चीजें कही कि ये इन्होंने तो माफी मांग ली वगैरह वगैरह। मैं एक उदाहरण उद्धृत करता हूं कि जो ब्रिटिश सरकार के गृह सचिव थे रेजिनाल्ड क्रेडॉक, वो आते हैं 1913 में पोर्ट ब्लेयर, और सारे जो राजबंदी हैं उनसे एक इंटरव्यू करते हैं, और वो खुद अपने ऑफिशियल राइटिंग में, ब्रिटिश सरकार का एक आदमी, वो कहता है कि मैं आधे घंटे से ज्यादा मैंने सावरकर से संदर्शन किया, और ही इज नॉट रिपेंटेंट
और अपॉलोजेटिक अबाउट एनीथिंग दैट ही डिड। वो जो काम उन्होंने किया था पहले, उसके बारे में उनको कोई दुख नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है उनको उसके बारे में। तो ब्रिटिश सरकार के खुद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, उनके साथ के राजबंदी वो कह रहे हैं, सान्याल जैसे, और फिर महात्मा गांधी ने खुद सावरकर बंधुओं के लिए एक याचिका डाला था सरकार के पास 1920 में कि ये बहुत ही साहसी युवक थे, ये शायद भटक गए थे रास्ते से। अब वो क्योंकि संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने वाले थे, वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो इसके तहत बहुत सारे लोग जो सरकार के नजर में भटक गए थे वो बैक टू द मेन स्ट्रीम आना चाहते हैं। तो गांधी जी खुद लिखते हैं कि इनको आप रिहा कर दीजिए, इन्होंने बहुत पीड़ा सही है, 10 साल हो गए हैं इनको जेल में सजा काटते हुए, अब इनको रिहा कर दिया जाए। तो ये तो क्या गांधी भी माफी वीर थे जो सावरकर के लिए एक याचिका दायर कर रहे थे? और गांधी ने तो कई लोगों के लिए याचिकाएं दायर की थी, बहुत सारे लोगों को छुड़ाया गया था जेल से उस समय, तो जो भी स्वतंत्रता आंदोलन जी हाँ, पर मुझे लगता है ये दो चीजों की वजह से, हिंदुत्व के प्रणेता होने के नाते और फिर गांधी हत्या से इनके नाम जुड़ने की वजह से, हाँ, नाम जुड़ने की वजह से इनके बारे में जो नफरत की भावना है, और उस नफरत को बढ़ावा देने के लिए सारे जो कुतर्क किए जाते हैं कि किस तरह इनकी जो गरिमा है इसको कम किया जाए। जब बात चलिए हिंदुत्व की, कि जिसकी वजह से आपको लगता है, जो आपने दोनों किताबों में लिखा भी है, कि एक हिंदुत्व ऐसी वजह है जिसकी वजह से इनको टारगेट किया गया है बाद के दिनों में भी, तो क्या लगता है, आपने जो पहले ही पन्ने पे लिखा है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको इन्होंने इनकी वजह से, सावरकर की वजह से उसे घोषित पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी थी 1857 में, जिसकी पैरोकारी भी की होगी इन्होंने, तभी जाकर के उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहा गया होगा उसको। उसके बाद ये जेल जाते हैं, और फिर क्या वजह होती है कि ये हिंदुत्व के इतने बड़े पैरोकार होते हैं बाहर निकलने के साथ, कि वही इनके लिए घातक हो जाता है। इनका पुराना किया धारा जो भी है, जिसकी वजह जो आज़ादी का आंदोलन है, वो सब पीछे छूट जाता है, और इनके हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो इनके सारे किए धरे पर भारी पड़ जाती है। हिंदू महासभा बनाते हैं, और फिर जो तमाम चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आज भी इनको घेरा जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि इन पे नास्तिक होने के आरोप लगते रहे हैं। एक नास्तिक आदमी एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस कदर आगे कैसे बढ़ा सकता है? आपने पूरी जो 4-5 साल आपने रिसर्च की है, 10 साल की, इसमें आप कहाँ पाते हैं उसको, कि कैसे, क्या वो नास्तिक थे वाकई, या फिर वो कुछ और थे? तो आपने सही बात कही कि इनकी जो किताब है 1857 की, इसमें भी वो बार बार जो बहादुर शाह जफर हो या उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई किया था पूरा वो तो आंदोलन, उनकी अतिशयोक्ति में उन्होंने बहुत सारे पन्ने लिखे हैं उसमें। इनफैक्ट वो किताब भी एंड होती है बहादुर शाह जफर के बारे में एक शेर, उनके प्रेज में एक शेर भी वो लिखते हैं। वो खुद उर्दू के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने कई सारी उर्दू गज़लें भी लिखी हैं जो पोर्ट ब्लेयर में लिखी थी, जो हाल ही में उनके जो ग्रैंड नेव्यू हैं रंजीत सावरकर जी, उनको मिले थे, और बहुत सारे आज भी जो कलाकार हैं उसको ट्यून करके वो गाते हैं वो शेर। तो परंतु जो मुझे मेरे संशोधन में जो निकल के आया वो यही था कि एक तो सेलुलर जेल के अंदर जो मुसलमान जमादार थे, जो पठान जमादार थे, वो किस तरह बर्बरता से जो हिंदू राजबंदी थे उनको धर्मांतरण उनका कर रहे थे, उससे ये काफ़ी आहत हुए थे। और और जो धर्मांतरित हो गए थे उनको घर वापसी, उनका पुनः आगमन होने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था हिंदुइज्म में, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो धर्मांतरण में विश्वास नहीं करता। तो तभी वो आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी और स्वामी श्रद्धानंद जो शुद्धि की प्रक्रिया कर रहे थे पूरे उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, तो उसी का अडेप्टेशन करके ये शुद्धि मूवमेंट भी शुरू करते हैं पोर्ट ब्लेयर में। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से हिंदुत्व वो कॉज एंड इफेक्ट
की जो बात करते हैं, क्या ये इफेक्ट था, कॉज नहीं था। इफेक्ट क्या था कि उस समय महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू की थी। और ये खिलाफत आंदोलन क्या था कि ये एक बहुत ही धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करने का एक आंदोलन था, जहां भारत के मुसलमानों को ये बताया गया कि क्योंकि आप लोग सुदूर टर्की में एक खलीफ हैं जिनको आप पवित्र एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश टर्की पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और वहां के कैलिफ को निकाल दिया था। तो उनको पुनर्स्थापित करने के लिए हम यहाँ आंदोलन करेंगे, हम आपका साथ देंगे और इसके इन रिटर्न आप लोग ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमारा साथ आप दीजिए। तो ये बहुत सारे इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि ये जैसे आरसी मजूमदार ये करते ही आई थिंक गांधी ने किसी तरह ये बता दिया था कि भारत के मुसलमान इस देश के ही नहीं है क्यों उनको किसी और देश की समस्या को इतना महत्व देना चाहिए कि उसका साथ जो देता है उसी के लिए हम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ते हैं। हमारा खुद का देश इतना कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, तो ये बार्टर सिस्टम से हम इसका साथ आपको देंगे तभी आपका साथ हमें मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे आरसी मजूमदार जी बोलते हैं। तो उसी दौरान और गांधी जी ने ये भी एक प्रॉमिस किया था कि एक ही साल में देश को स्वराज भी मिल जाएगा और वहां पे कैलिफेट का भी पुनर्स्थापन हो जाएगा। दोनों चीजें नहीं हुई और पूरे इसका जो परिणाम था पूरे 1920s में पूरे देश में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें हिंदुओं की बर्बर हत्या हो गई थी। मोपला कार्नेज जो मलबार केरल में हुआ था, गुलबर्गा, कोहट, पानीपत, बंगाल, दिल्ली, कई जगह पे हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी हो गई थी जो एक अब्दुल राशिद नाम के एक कट्टरपंथी ने किया था। और इन सब पे गांधी जी का जो रिएक्शन था वो बहुत ही माइल्ड था, अचंभित करने वाला एक रिएक्शन था। कि अब्दुल राशिद को भी वो बोलते हैं वो मेरा प्यारा भाई है, मैं उसको हत्यारा मानता ही नहीं हूँ। और फिर जब मोपला लोगों ने जो किया था उनको वो दे आर ब्रेव पेट्रियट्स, वो बहुत ही साहसी देशभक्त हैं जो अपने धर्म के लिए ये सब काम कर रहे हैं। दिन दहाड़े बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करने वाले साहसी देशभक्त कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए एक किसी को चाहिए था कि एक बौद्धिक विपक्ष इसका प्रस्तुत करे, एक इंटेलेक्चुअल काउंटर। और वही चीज सावरकर जी ने किया। अपनी जो किताब है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1923 में जेल के अंदर से उन्होंने लिखी थी। तो उसमें उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया था कि सिंधु नदी से लेके समुद्र तक जो भी इस भूभाग में रहता है, जो इस देश को अपने पितरों की भूमि मानता है, अपने जो पूर्वज हैं इसकी भूमि मानता है और इसको पुण्य भूमि मानता है। और पुण्य भूमि धार्मिक एंगल से नहीं, परंतु अपना जो लॉयल्टी है वो इस भूमि के लिए है। टर्की के सुल्तान के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो भी ये माने, वो जिस भी धर्म का अनुयायी हो, वो मुस्लिम हो सकता है, वो क्रिश्चियन, जू, पारसी, सिख, जो भी, उसको एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक रूप से हिंदू माना जाएगा, कल्चरली और नेशनली हिंदू। क्योंकि बाहर के लोग भारतीय और हिंदू इन दोनों को पर्यायवाची रूप से देखते हैं, इसमें उनको कोई अंतर नहीं लगता। तो उनका जो हिंदू का डेफिनेशन था वो पहले ओपनिंग में ही लिख देते हैं कि ये अपने जो हिंदुत्व ट्रीटिस है उसके प्रस्तावना में ही लिखते हैं कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक वही कल्चरल और नेशनल जो आइडेंटिटी है उसको दर्शाता है। और पॉलिटिकल इस्लाम का जो दबदबा तब से शुरू हो गया था, उसके खिलाफ में एक आवाज खड़ी करने की जरूरत थी। क्योंकि सेपरेटिज्म हो या फिर बाद में देश का विभाजन की बात जब आई, तो ये धर्म के नाम पे ही हुई थी, ना कि किसी और चीज की। तो उसके विरोध में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन देने के लिए हिंदुत्व की परिकल्पना इन्होंने, एज आई सेड, एक इफेक्ट की तरह से, कॉज एंड इफेक्ट में एक इफेक्ट की तरह से इन्होंने शुरू की थी। और ये नास्तिक, शायद वो गलत शब्द होगा, निरीश्वरवाद मैं बोलूंगा, जो एक
ईश्वर में तो विश्वास किसी तरह से रखते हैं, पर उनको संशय है, एग्नोस्टिसिज्म है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करने की। और वही हिंदू धर्म की खासियत है। यहाँ चारवाक भी हुए थे, जो नास्तिक थे वो भी एक ऋषि थे। तो हम ईश्वरवाद, निरीश्वरवाद, हम मूर्ति पूजा या बिना मूर्ति की पूजा, हम सारे जो पंथ हैं उनको एक मान के हम सबको हिंदू ही कहते हैं। तो ये किस तरह के, ये उनका प्राइवेट लाइफ था, उनके प्राइवेट लाइफ में वो किसको मानते हैं या नहीं मानते, इसका उनके जो पब्लिक लाइफ है और उनका जो राजनीति है उस पर आई थिंक हमें विश्लेषण करने की जरूरत रहती नहीं है। और क्योंकि वो खुद सेलुलर जेल में पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसको पढ़ते थे, जो भगवा ध्वज इन्होंने तैयार किया था हिंदू राष्ट्र का, उसमें कुंडलिनी का चित्र है, और फिर जो सिखों का किरपाण है उसका भी चिन्ह है उसमें। तो धर्म से पूरी तरह से दूर थे ऐसा नहीं है। जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, रिचुअल्स हैं, उनके खिलाफ थे अपने निजी जिंदगी में। दूसरे लोग क्या करें वो उनकी मर्जी। क्योंकि तोहमत तो यही लगती है कि जो सावरकर ईश्वर में यकीन नहीं रखते थे, नास्तिक थे, उन्होंने हिंदुत्व का ऐसा पैमाना दिया कि देश में हिंदू और मुस्लिम दो संस्थाएं हैं, और उल्टा वही जिन्ना जो खुद भी नास्तिक थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उन्होंने इस्लाम के नाम पर देश को बांट दिया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ इस्लाम के नाम पे करवा दिया। तो कहीं ना कहीं जो सावरकर के आलोचक हैं या जिन्ना के आलोचक हैं, वो दोनों को एक साथ एक पाले में खड़े होकर के रख देते हैं कि ये हिंदुत्व के पैरोकार थे, ये मुस्लिम के पैरोकार थे, और इन दोनों का धर्म से कोई वास्ता नहीं था, और धर्म के आधार पर इन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर विरोध करते हैं, और बाद में फिर वो मुस्लिम लीग के साथ भी खड़े दिखते हैं। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें कैसे हो रही हैं? जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये, इनके जीवन काल में भी जब वो एक्टिव थे महासभा में बतौर उसके अध्यक्ष, तब भी उन पे ये आरोप लगते थे कि आप और जिन्ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे उसको हिंदी में कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो इसका इन्होंने खुद उत्तर दिया था कि एक किसी न्यूज़पेपर में 1937 या 38 में, कि मैं और जिन्ना बिल्कुल अलग अलग हैं। जिन्ना दोनों समुदायों के लिए और अपने समुदाय के लिए एक्स्ट्रा कंसेशंस की मांग कर रहे हैं, जबकि मैं सभी को समान दृष्टि से, जो लॉ है उसके आंखों में सबको समान दृष्टि से देखने के पक्ष में हूँ। और इन्होंने बार बार अपने जो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के तौर पे जो भाषण दिए थे, उसमें भी उन्होंने वही कहा था कि देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके मन में थोड़ा भी संशय न रहे कि जो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो इनके जो कल्चरल राइट्स हैं या रिलीजियस राइट्स हैं या लिंग्विस्टिक, इनकी भाषा, संस्कृति और इनके धर्म के जो भी अधिकार हैं उनको छीन लिए जाएंगे। ऐसी कोई उनको शक नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो भी ऐसा कहीं पे, तो जो सरकार है वो हर कोशिश करेगी कि ये चीज़ हटा दिया जाए। और फिर हर धर्म को, एक बहुसंख्यक समाज को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, और कॉन्वर्स में अल्पसंख्यकों को कुछ एक्स्ट्रा कंसेशंस भी नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी नंबर कम है। सबको समान दृष्टि से जो है सरकार देखेगी। तो जो सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, इसकी जो मूल अर्थ है यही होना चाहिए कि सबको जो राष्ट्र है, जो न्यायपालिका है, वो समान दृष्टि से देखे, और इसी के वो प्रणेता थे हमेशा से। तो इसकी जो जिन्हा से तुलना की जाती है, ये बात उसी से खंडित हो जाता है कि ये हिंदू महासभा ही एक ऐसी पार्टी थी जो मई 1947 तक देश के विभाजन के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करती रही। वो नहीं चाहती थी कि देश विभाजित हो। दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा था? मैं ये 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध था। जी, इसके भी बहुत सारे आयाम हैं, क्योंकि हम अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए कि 1942 का जो आंदोलन है वो जब गांधी जी ने शुरू किया, खुद कांग्रेस के लोग इसके विरोधी थे।
मौलाना आजाद जो तब के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने खुद, और मैं अपनी किताब में लिखता हूँ कि किस तरह मौलाना आजाद खुद बोलते हैं कि गांधी जी ने ये आंदोलन बिना सोचे समझे, कुछ प्लानिंग किए ऐसे ही शुरू कर दिया था। कोई इसका एंड रिजल्ट क्या होना था इनको खुद पता नहीं था। और नेहरू भी इसके इनिशियली पक्ष में नहीं थे, बाद में जुड़ गए। और फिर राजगोपालाचारी जो गांधी जी के बहुत ही सहयोगी थे, वो खुद लिखते हैं कि गांधी जी उसी समय में, और CWC का एक रेजोल्यूशन भी आता है जुलाई में, अगस्त 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन छेड़ा गया। उसके एक महीने पहले जो कांग्रेस अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो पर अपनी सेना को यहीं छोड़ जाओ। तो इसके खिलाफ भी राजगोपालाचारी लिखते हैं कि इससे दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म बीइंग रीएस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। तो कांग्रेस में भी हलचल थी, और जो मुस्लिम लीग थी वो तो इसके खिलाफ थे ही। अंबेडकर जी जो तब वाइसरॉय के काउंसिल में थे, उन्होंने इसको गद्दारी बोला था। 1942 की जो आंदोलन थी उसको एक ट्रेचरी ऑफ द पीपल बोला था, और उन्होंने भारत के लोगों को ये कहा था कि किसी भी तरह इसमें आप भाग न लें, क्योंकि ये बहुत ही गलत समय है जब ये हो रहा है। उसी वक्त पे जो जापान है, जापान का इन्वेजन होने वाला था किसी भी वक्त भारत पे। तो ऐसे मौके पे सिविल अनरेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस करना देश के अंदर, ये देश के लिए हानिकारक है, ऐसे अंबेडकर जी ने कहा था। तब के सारे जो वामपंथी पार्टी थे, CPI, वो तो अंग्रेजों के जासूस होके, जो PC जोशी हैं CPI के जनरल सेक्रेटरी, वो एक्चुअली जो अंडरग्राउंड मूवमेंट है उसके सारे जो सीक्रेट्स थे वो अंग्रेजों को दिया करते थे। एक रेजिनाल्ड मैक्सवेल नाम के अंग्रेजी गृह सचिव से उनके बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, जो कुछ मैंने भी उद्धृत किए हैं किताब में। जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज के बहुत सारे सीक्रेट्स को ब्रिटिश सरकार की तरफ रिवील किया था। तो ऐसा था माहौल तब का 1942 वाला जो आंदोलन था। तो उस समय ये पारित हुआ जो क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के सारे शीर्षस्थ नेता जो थे वो जेल में भेज दिए गए, गांधी जी सहित। और इस मूवमेंट को लीड करने के लिए कोई नहीं था, और गांधी जी ने, जैसे मौलाना आजाद ने कहा था, कि कोई प्लानिंग भी नहीं किया था कि इसका क्या हशर होना है, इससे क्या हमारी मंशा है, ये करने से क्या हमें एंड रिजल्ट क्या है इसका। तो इसके वजह से जो इट वाज लेफ्ट टू द पीपल, जो लोग जो समझें, डू और डाई, करो या मरो, इसका जो नारा था, इससे क्या करना है वो लोगों को पता नहीं था। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हिंसक तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन में जुट गई, जबकि गांधी जी हमेशा अहिंसा के मार्ग से ही संग्राम में विश्वास रखते थे। तो नेहरू जी ने खुद और पूरे कांग्रेस ने खुद उस वक्त क्विट इंडिया से अपना पल्ला झाड़ दिया था, क्योंकि ये इतना हिंसक एक आंदोलन बन गया था कि उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लोग पागल हो गए हैं। 20 साल तक हमने इनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और ये नेहरू के खुद के शब्द हैं कि 20 साल तक हमने इनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, पर इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और ये संग्राम जो है इतना हिंसक हो गया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे इसमें जब खुद कांग्रेस के लोग ये भारत छोड़ो आंदोलन से अपने को दूर कर रहे थे, आज हमारा ये बताना कि सावरकर जी इसके खिलाफ थे, जो खिलाफ तो थे ही, क्योंकि उनको लगा कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कि आप क्या चाहते हो ये करने से, दिशा में जाएगा पता ही नहीं था, बिल्कुल पता नहीं है। सब जाके आप जेल में भरो, जेल भरने से किसको क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा वक्त है जो देश के लिए बहुत कठिन एक दौर से गुजर रहा था देश, जब लोगों को शायद इनके आइडिया से कि सेना में भर्ती हो जाना चाहिए, और फिर सैनिक जो प्रशिक्षण प्राप्त करके उसके बाद इनको डिफेक्ट होके INA जो आजाद हिंद फौज है उसमें जुड़ जाना चाहिए। तो ये करने से हमें आजादी मिलेगी, ना कि जाके जेल में खुद को सड़ने के लिए भेज देने के लिए। तो इसलिए ये और हिंदू महासभा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। तो जो कॉन्टेक्स्ट मैंने चित्रित किया उससे साफ जाहिर होता है कि हमें जो है इतिहास को
पूरे जो उसकी पृष्ठभूमि है, व्यापक परिदृश्य और जो उसकी पृष्ठभूमि है उसको लेकर के देखना चाहिए। उससे देखने से हमें पता चलता है, ना कि जल्दबाजी में आ रही है तो भारत छोड़ो के खिलाफ थे तो ये अंग्रेजों के तरफदार थे। तब ऐसा अगर बोलेंगे तो क्या हम डॉक्टर अंबेडकर को भी ऐसी उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भारत छोड़ो को तो एक गद्दारी का एक आंदोलन बताया था। तो ये बहुत ही मुश्किल बात हो जाए। मैं फिर से बस इसके बाद गांधी पे आएंगे। क्या फिर वही बात है कि जैसे अंबेडकर ने भी विरोध किया और सावरकर ने भी विरोध किया, दोनों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन फिर वही बात है, क्यों आखिर अंबेडकर को माफ कर दिया जाता है और सावरकर को दोषी ठहरा दिया जाता है? क्या सिर्फ वही हिंदुत्व? एक तो हिंदुत्व, दूसरी बात यह है कि अंबेडकर जी जो हैं आज भी जो राजनीति में उनका जो मान्यता है और एक दलित समुदाय के लिए वो प्रेरणा स्रोत करेक्टली बन गए हैं, और उनका सिक्का चलता है, मतलब जो राजनीति में सिक्का तो चलता है। हाँ, तो उनको अगर कोई आक्षेप करे उन पे, तो जो राजनीतिक पार्टी भी है उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। चुनाव शायद हार जाएंगे अगर उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करें। और लोग भी, अब अरुण शौरी जी ने एक किताब लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अंबेडकर जी पे, तो उसका कितना विरोध हुआ, उन पे काफी सारा आंदोलन के खिलाफ हुआ, पर बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया था। हाँ जी, बिल्कुल। तो पर सावरकर जी जो हैं वो राजनीतिक अनाथ हैं, उनका पक्ष लेने के लिए कोई नहीं है। उनको जितना गाली आप दो उतने आपको वोट ज्यादा मिलेंगे सेक्युलर पार्टी की तरफ से, तो इसीलिए उनको तो बख्श दिया जाता है। पर इन पे जो सही है गलत है सारे इल्जाम डाल के आज भी उन पे लेपापोती करने की प्रक्रिया जारी रहती है। अब सावरकर के आखिरी हिस्से में आते हैं। महात्मा गांधी की हत्या, गिरफ्तारी, रिहाई और कपूर कमीशन के बाद से फिर से जो एक बवाल शुरू होता है कि नहीं ये तो थे टाइप मामला। क्या है ये पूरी कहानी? क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है, मैं तो रिकमेंड करूंगा लोगों को कि वो पढ़ के जाने, लेकिन फिर भी आप जरा इसको थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि आखिर क्या था ये मसला। गिरफ्तारी के बाद मान लेते हैं पूरे लोग, उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है, भीड़ हिंसक हो जाती है, उनको अरेस्ट भी किया जाता है, फिर सबूतों के अभाव में उनको छोड़ भी दिया जाता है, और फिर कपूर कमीशन बनता है, उसकी फाइल खुलती है तो फिर पता लगता है कि नहीं वो तो थे। इस तरह की बातें होती हैं। हाँ, इसमें भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्योंकि एक तो इनको गिरफ्तार किया गया एक पुलिस अप्रूवर जो दिगंबर बाड़गे थे, जो 9 लोग इसमें अक्यूज थे इस क्राइम में, तो उसमें दिगंबर बाड़गे नाम का एक आदमी भी था जो पुलिस अप्रूवर बन गया था। और उन्हीं के एक वक्तव्य से सावरकर जी पे इल्जाम ये लगा था कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के साथ ये बाड़गे सावरकर सदन जाते हैं, और फिर सावरकर जी से 5 मिनट की बात होती है, और जाते वक्त सावरकर नाथूराम से बोलते हैं कि यशस्वी हो या मराठी में कि आप यशस्वी होके वापस आओ। तो ये चीज उन्होंने पुलिस को बताया, और उसी एक सेंटेंस के बलबूते पे इनको भी अक्यूज के तौर पे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 1 साल तक जो है पुलिस, बम्बई की पुलिस, नगरवाला जो वहाँ का एक कमिश्नर था, तो उनके नेतृत्व में एक कमीशन बैठी जिन्होंने पूरे जो दस्तावेज थे इनके और नाथूराम गोडसे के बीच में और आप्टे के साथ जो पत्र व्यवहार हुए उन सबको की छानबीन की गई। 1 साल तक ये जेल में रहे और ये सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए जस्टिस आत्माचरण जो जज थे वहाँ रेड फोर्ट ट्रायल्स में, लाल किले में इनकी ट्रायल चल रहा था। हाँ, ट्रायल चला था। तो तब पूरे दस्तावेजों में या पत्र व्यवहार में ऐसा कोई ये क्लोज तो थे ही, नाथूराम और आप्टे वगैरह वो हिंदू महासभा के मेंबर्स थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र दल नाम का एक युवा वाहिनी शुरू किया था हिंदू महासभा के अंडर, और सावरकर के काफी नजदीकी माने जाते थे। परंतु गोडसे ने खुद अदालत में अपने बयान में कहा था कि 1946 के बाद जो सावरकर का रुख था वो बहुत ही नरम पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि सरकार भारतीयों की सरकार बन रही थी। तो उनका ये मानना था कि अब तो हमारे ही लोगों का सरकार है, तो हमें थोड़ा ढील देनी चाहिए उनको।
और फिर कंसिलिएटरी होने लगे थे। और फिर जो हिंदू संगठन थे वो ये जो हमारा तिरंगा है उसके भी खिलाफ थे। उनको लगता था कि ये हमारे देश के विभाजन का प्रतीक है। हिंदू महासभा भी इसके खिलाफ थी। भगवा ध्वज ही हमारा जो है राष्ट्र ध्वज होना चाहिए, ये सब उनकी मांगें थी। पर सावरकर ने ये सारी मांगों को ठुकरा के अपने ही घर पे 15 अगस्त को तिरंगा भी लहराया था और भगवा ध्वज भी लहराया था, क्योंकि अखंड भारत जो है हमारा जो एक उद्देश्य है कि किसी दिन ये सारे जो भाग हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं ये सब साथ मिल जाएं। तो इन सब वजहों से गोडसे आपके जो सब जवान थे, गरम खून वाले थे, इनको इनसे ये डिसइल्यूजन हो गए थे कि इनसे दूर हट जाना चाहिए। और ये खुद गोडसे अपने टेस्टिमनी में लिखते हैं कि हम इनसे दूर हो गए थे, इनसे हमारी कोई, अब हमें पता चल गया कि इनसे कोई फायदा नहीं है, तो हमें अपना रास्ता खुद नापना चाहिए और इसीलिए हमने ये कदम उठाया। और गांधी जी की हत्या का भी जो बात आती है, ये 12 जनवरी 1948 तक इन लोगों ने प्लान भी नहीं किया था। उससे पहले वो चाहते थे कि पाकिस्तान असेंबली जाके उसको उड़ा दिया जाए, और फिर निज़ाम का जो खजाना है वो जा रहा है हैदराबाद स्टेट, तो उसको कैसे लूटा जाए, ऐसे सब बहुत सारी इमेच्योर प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। परंतु 12 जनवरी को जब गांधी जी अपने फास्ट पे बैठ जाते हैं, आमरण अनशन की, जब तक जो 50 करोड़ पाकिस्तान को देने हैं वो आप नहीं देंगे तो मैं आमरण अनशन करूंगा, उस वक्त पे जब पाकिस्तान अपने आर्मी के थ्रू कश्मीर में अटैक्स कर रहा था, और भारत सरकार का ये मानना था कि हम इस एक डंडे से पाकिस्तान को मार सकते हैं कि आप वो रोकिए कश्मीर में काम, तभी हम आपको 50 करोड़ आपको देंगे, नहीं तो ये सारे पैसे जो हैं हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस वक्त पे गांधी जी का ये डिसीजन जो है उस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये देश के लिए हानिकारक है और उनको मार देना चाहिए 12 जनवरी को। तो उन 18 दिनों में बहुत ही, मैंने किताब में भी बहुत विस्तृत तौर पे इसका वर्णन किया है कि किस तरह एमेच्योर एक तरीके, अनप्रोफेशनल थे ये, प्रोफेशनल किलर्स तो थे नहीं, तो इनको उस दिन तक पता भी नहीं था कि गोली चल रही है, रिवॉल्वर ठीक है, वो उसमें कार्ट्रिज में जो है वो जा रही है वो पिस्टल के अंदर। तो ऐसे बहुत ही इमेच्योर तरीके से इन्होंने प्लानिंग किया। 20 जनवरी को पहला एक अटैक गांधी जी पे हुआ और और वो विफल हुआ, और 20 जनवरी से 30 जनवरी तक 10 दिन का समय था केंद्र सरकार के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास, बम्बई के पुलिस के पास, कि गांधी जी पे जिन्होंने अटैक किया, मदन लाल पहवा जो पकड़े गया था, पुलिस के गिरफ्त में था, उससे सारे तथ्य निकलवा के गोडसे, आप्टे सबको गिरफ्तार करना बहुत ही आसान हो सकता था सरकार के लिए। परंतु 10 दिन तक इस मामले को बहुत ही ढिलाई इसमें बरती गई और गोडसे और आप्टे आसानी से पूरे देश में घूमते रहे अपने काम को अंजाम देने में। ग्वालियर गए, पिस्तौल उन्होंने ली और फिर वहां से वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में फाइनली 30 जनवरी को गांधी की हत्या हो जाती है। तो उसके बाद वही, जैसे मैंने कहा, ये पूरा जो है वो एक जो वाक्य है उस पे आधारित था कि यशस्वी हों या, तो उसके बाद और ये प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस बिल्ड नहीं कर पाया, और इसीलिए ये नहीं है कि तथ्यों के अभाव में इनको रिहा किया गया, इनको बाइज्जत बरी कर दी गई क्योंकि ये पाया गया कि इनका और इस मर्डर के साथ कोई नाता नहीं था। और वो गोडसे और आप्टे के क्लोज तो थे ही एक जमाने में, पर वो खुद गोडसे बोल रहे हैं कि मैं उनसे विमुख हो गया था, उनसे दूर हो गया था और मैंने अपना रास्ता खुद तय किया, उनको कुछ पता नहीं था। तो ये हुआ और उनको रिहाई हुई। गोडसे और आप्टे को तो फांसी की सजा हो गई। बाकी जो लोग हैं वो 15-14 साल जेल में काट के 1964 में वो वापस लौटते हैं। गोपाल गोडसे जो नथुराम के छोटे भाई हैं, विष्णु करकरे वगैरह, तो उनके सम्मान में पुणे में एक भव्य समारोह आयोजित
आयोजित किया गया, जिसमें जीवी केतकर नाम के एक जो केसरी के संपादक थे और लोकमान्य तिलक के पोते थे, उन्होंने उसमें कह दिया था एक पब्लिक फंक्शन में कि मुझे पहले से ही पता था कि नथुराम जो है वो गांधी जी की हत्या करने वाला था, और मैंने ये सारी बात जाके महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं बीजे खैर उनको बताया और फिर सरदार पटेल को बताया, सब चीज उन्होंने कह दी। और इस पे पूरे देश में, महाराष्ट्र की असेंबली में और पार्लियामेंट में, सब में बवाल नेचुरली खड़ा हो गया था कि हाँ, कि गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी क्यों कुछ किया नहीं गया। और इस संदर्भ में वो जीवनलाल कपूर कमीशन का गठन केंद्र सरकार ने की कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत क्लियर थे कि क्या ये जो आदमी है केतकर, इनको पहले से मालूमात थी कि गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और अगर थी तो इसने किन किन को ये इंफॉर्मेशन दी, हाँ, और उस पे क्या एक्शन सरकार ने या पुलिस ने ली। बस ये 3 चीजें थी जो कपूर कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। तो कपूर कमीशन भी उसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे काम करती रही। 4 साल तक वो बैठी। 1969 में उसकी जो है रिपोर्ट आती है। उसमें भी वो बार बार कहते हैं कि हिंदू महासभा का एक गुट है जिसको सावरकराइट बोला जा सकता है, और सावरकराइट तो थे ही, जैसे मैंने बताया, नथुराम हो या फिर ये जो अपने नारायण आप्टे वगैरह हो, वो सावरकर के अनुयायी थे। तो उस लिहाज से वो सावरकराइट फैक्शन हिंदू महासभा के थे ही। तो ये बोलते हैं कि सावरकराइट फैक्शन पुणे में जो था, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा वगैरह वगैरह, जो सच है। सब कहने के बाद अंत में कपूर कमीशन में एक छोटे से लाइन में ये आ जाता है कि इन सब तथ्यों को देखने से ये पता चलता है, इसकी कोई संदेह नहीं रहता मन में कि सावरकर ही इसके पीछे है। तो सावरकर राइट फैक्शन उसके पीछे होने से और सावरकर खुद उसके पीछे होने में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसके लिए कोई, कपूर कमीशन ने इसके लिए कोई एविडेंस नहीं दिया। जो लोग जिन लोगों ने, जैसे सावरकर के सेक्रेटरी थे गजानन दामले, और फिर एक उनके बॉडीगार्ड थे अप्पा कसार, तो उन्होंने पुष्टिकरण किया था कि ये जो यशस्वी हो, या हमने भी सुना था, वो भी पुलिस के दबाव में उन्होंने ये बयान दिया था। तो उनको कमीशन को बुलाना चाहिए था, वो अभी जिंदा थे। 101 विटनेसेस को कमीशन ने उनकी जांच पड़ताल फिर से की, परंतु इन 2 लोगों को फिर से उन्होंने जांच नहीं की, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किए, दामले और कसार को। और उनके ही वक्तव्य से इसकी पुष्टिकरण फिर से हो जाती कि वाकई में सावरकर ने ये बात कही थी। तो इस सब कुछ बिना किए, सिर्फ अपने एक पता नहीं किस वजह से एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया, वो भी फाइनल कंक्लूजन्स ऑफ द रिपोर्ट में नहीं आता, कहीं बीच में एक पैराग्राफ में ये एक सेंटेंस आता है कि सावरकर जी भी इसमें शामिल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए वो कपूर कमीशन तो कहीं गया ही नहीं। उसके बाद वो एक्शन टेकन, रिपोर्ट भी नहीं हुआ, उसको पार्लियामेंट में एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। वो सावरकर थे भी नहीं उस समय, सावरकर गुजर चुके थे, मर भी गए थे। हाँ, 66 उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बावजूद कपूर कमीशन ने इनके खिलाफ जो है संदेह की सुई फिर से इनकी तरफ कर दिया था। परंतु जो गमनार्ह एक बात है कि अभी हाल ही में 2018 में डॉक्टर पंकज फडणीस नाम के एक व्यक्ति ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में डाला था कि कपूर कमीशन से जो सावरकर जी की छवि धूमिल हुई है, इसके बारे में मुझे खेद है और इसके बारे में पुनर्विचार आपको करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरे को भी इस पे लगाया। 1 साल उन्होंने पूरे जो तथ्य हैं, जो ट्रायल पेपर्स हैं, कपूर कमीशन की रिपोर्ट हैं, सबके दस्तावेज देखे, और फिर जो सीजे आए थे हमारे जस्टिस बोबडे और जस्टिस नागेश्वर राव, इन दोनों ने मार्च 2018 में अपना ये डिसीजन दिया कि हमने सारे जो तथ्य हैं फिर से देखे हैं, और एक कमीशन का ये अधिकार होता ही नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को वो ओवरटर्न कर सके। इसीलिए पेटिशनर का जो मानना है कि कपूर कमीशन की वजह से सावरकर जी को दोषी माना गया है या उनकी छवि धूमिल हो गई है, ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है, इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। तो ये जैसे ट्रायल कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी की थी, दैट ऑर्डर स्टेस। तो
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इतने बार इस चीज को देख के जांच पड़ताल करके, इतने सारे बुद्धिजीवी जो लीगल लुमिनरीज हैं उन्होंने इस पे जब बात कर दी है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम बार बार इन सब चीजों को, माफी और ये हत्या वगैरह की चीजों को लेके किसी आदमी को बदनाम करते रहें, तो वो अलग बात है। राजनीति तो एक तरफ है, पर जो सत्य है और तथ्य है वो किसी और दिशा में ही हमें दिखाते हैं, हमें दिशा। अच्छा, दो आखिरी सवाल, क्योंकि इंटरव्यू हम लोगों की बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है शायद। दो चीज़ें हैं। 1966 से 2021 लंबा अरसा गुजर गया है जी। क्यों प्रासंगिक हो जाते हैं सावरकर चुनाव आते ही, और खासतौर से महाराष्ट्र का चुनाव आते ही? क्योंकि बहुत सारे विवादित कैरेक्टर रहे हैं पहले भी, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बातचीत हो सकती थी, की जा सकती थी, बहुत सारे मुद्दे भी हो सकते थे। आपके विकास का मुद्दा, महाराष्ट्र कहाँ बढ़ा कहाँ नहीं गया, लेकिन घूम फिर के एक बात जरूर आ जाती है, सावरकर। एक पक्ष जो है, जो हिंदुत्व वाला पक्ष है, वो उनके लिए मांग करता है भारत रत्न की, दूसरा पक्ष उसका अपोज करता है, और महाराष्ट्र में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये बन जाता है कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जी जी हाँ, मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मैं इतिहासकार हूं, मैं अभी के राजनीतिक विश्लेषक में तो नहीं हूं, पर वही मुझे लगता है कि क्योंकि हिंदुत्व की इतना अभी बोलबाला है देश के राजनीति में, तो इसीलिए इसके जो प्रणेता हैं उनको बार बार घसीटा जाता है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। और जैसे संसद में मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जो हिंदुत्व के प्रणेता की जो बात हो रही है, अभी पिछले दिनों में किताब पढ़ रहा था, शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी जो है, ऑन माई टर्म्स जी, उसमें लास्ट में वो भी सावरकर को अपनी प्रेरणा मानते हैं। शरद पवार जो हिंदुत्व के पैरोकार तो नहीं माने जाते, लेकिन वो भी सावरकर को अपनी प्रेरणा मानते हैं। तो मैं वही देख रहा हूँ, शिवसेना मानिए चलिए समझ में आता है, बीजेपी मानिए चलिए समझ में आता है, शरद पवार जो खाटी कांग्रेसी रहे हैं शुरुआत से, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के, मतलब उनके परिवार वाले, और फिर वो खुद खाटी कांग्रेसी, फिर एनसीपी बनाते हैं, सारी चीजें होती हैं, और फिर भी जब वो अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ऑन माई टर्म्स, तो उसमें वो सावरकर का जिक्र करते हैं। बहुत सारे नेताओं का जिक्र है, और खुद इंदिरा गांधी जी जब सावरकर का मौत होता है, वो खुद उनकी प्रशंसा में बहुत सारी चीजें कहती हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इनका बहुत ही बड़ा एक खास योगदान रहा, और इनके नाम से एक फंड भी वो देती हैं, उनके लिए एक स्टैम्प भी रिलीज होता है, बनता है, और इन पे एक फिल्म भी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उनके अंडर एक फिल्म बनती है। तो वही, और महाराष्ट्र से आने वाले बहुत सारे जो सीनियर कांग्रेसमैन भी हैं, वो भी सावरकर के बारे में, उस जमाने में बहुत सारे लोग, वसंत साठे जी हों या उनके समकालीन, वो सारे लोग सावरकर के बारे में वही आदर भाव रखते हैं जो आपने बोला शरद पवार जी रखते थे। तो आज की राजनीति है, जब लोगों को लगता है कि आपको मोदी के खिलाफ कुछ करना है या उनको नीचा दिखाना है, तो उसका सारा जो है तीर कमान आपको सावरकर पे निकालना है। तो इसी वजह से जो है, और फिर ये कांग्रेस की एक, जैसे मैं बोल रहा था कि संसद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला था प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कि आपके कुत्तों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, हमने ही सब भाग लिया था, ये हमारा संग्राम है। तो ये कांग्रेस की एक धारणा जो अब ज्यादा जोर पकड़ रही है कि हम ही हैं जो तख्त के उत्तराधिकारी हैं, हमने सारे काम किए, आपके लोगों ने कुछ किए ही नहीं, वो तो सब माफी मांग के तलवे चाट के वो निकल गए थे, हम ही ने सब कुछ किए, तो ये सिंहासन भी जो है वो हमारा है, आप आके इस पे बैठ गए हैं इलीगल तरीके से, तो आपको हटना पड़ेगा। तो आज के जो समकालीन राजनीति में इतिहास जिस तरह से एक कैजुअलिटी बन जाता है, इसका अगर उदाहरण कोई चाहिए तो वो सावरकर है, और किस तरह से इनके बारे में इतने सारे मनगढ़ंत कहानियां और भ्रम पैदा किया जाता है, उसमें जो है सत्य पूरी तरह से विस्थापित हो जाता है। हमारी बातचीत लंबी हो गई, लेकिन आखिरी बात आपसे जुड़ी हुई है। विक्रम संपत म्यूज़िक की किताबें लिखते हैं, म्यूज़िक में उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई भी की है, बहुत सारी उन्होंने किताबें भी लिखी है। क्या होता है अचानक से एक म्यूजिशियन का कि मतलब
होता है ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है म्यूजिशियन का, एक बहुत कोमल दिल होता है, वो संगीत रचता है, संगीत गढ़ता है, संगीत के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करता है, और फिर वो एक ऐसी किताब 2018-19 में लिख देता है, उस कैरेक्टर के बारे में किसी किताब लिख देता है जो भारत में आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी और अब भी सबसे विवादित कैरेक्टर है। विक्रम संपत का ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे होता है? नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक्चुअली मुझे ऐसे पात्र मुझे आकर्षित करते हैं जो या तो भुला दिए गए हैं या फिर जिनको इंग्लिश में जो बोलते हैं मेलाइन किया जाता है, जिनको उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही पात्र जो है एक इतिहासकार के रूप में मुझे वो आकृष्ट करते हैं। जब मैंने गौहर जान, जो भारत की सबसे सर्वप्रथम महिला थी जिन्होंने अपना आवाज ग्रामोफोन पे रिकॉर्ड किया था 1902 में, उनके बारे में लिखा था, तब कोई उनको जानता भी नहीं था, बहुत कम लोग थे जो जानते थे, तो भूले बिसरे गीत बन गई थी वो। तो इसी तरह सावरकर जी का जो मैं बार बार देख रहा था कि किस तरह इन पे आज भी, उनके मरने के इतने दशकों बाद भी इन पे इतना ज्यादा बवाल मचता है। और फिर एक एज अ क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं खुद जाके देखा कि इनके बारे में जो लास्ट किताब है, जो बायोग्राफी है, वो लिखी गई जब वो जिंदा थे 1960 या 62 में। उनके बारे में धनंजय कीर ने एक किताब लिखी थी। तब से लेके अब तक एक स्कॉलरली और एकेडमिक तौर पे इन पे कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। लोग ऐसे ही या तो इनके पक्ष में हो या विपक्ष में बिना तथ्यों के जो उनके मन में आता है वो सब बोल देते हैं। इनके खुद के जो लेखन है मराठी में है वो कोई पढ़ते नहीं थे, बिना उनको पढ़े अपनी बात रख देते थे। तो इन सब से मुझे लगा कि ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं जिनके जीवन और जिनके दर्शन से हमें आज के भारत को समझने में बहुत ही एक सहयोग मिलेगा। इसीलिए मैंने इनका चयन किया। और रही बात एक सेंसिटिव हृदय की, तो जैसे मैं संगीतकार होने के नाते संवेदनशीलता आ जाती है जब कला हम में होती है, उसी तरह सावरकर जी भी एक बहुत ही प्रखर कवि थे, और जिस संवेदनशीलता से उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी वही उनका विरोधाभास है। ऑन द वन हैंड वो एक क्रांतिकारी थे, हिंसक क्रांति में विश्वास रखने वाले क्रांतिकारी, और दूसरी तरफ से एक बहुत ही कोमल हृदय वाले कवि जिन्होंने बहुत ही सागरा प्राण तड़मड़ला, जो मैंने बोला कि वो सागर को देखते हुए लंदन ब्राइटन में वो बोलते हैं कि तुमने तो छल कर दिया मुझसे, मुझे यहाँ तक ले आई तुम सागर, पर मेरी मातृभूमि के लिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जिंदा होने का क्या मकसद है? तो मुझे वापस ले जाओ, तुमने मुझे ठगा है कि मैं तुम्हें विद्या दूंगी, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगी, यहाँ आने से मेरी माँ वहाँ चिंतित पड़ी हुई है, तो ये मैं क्या करूँगा? तो इतने संवेदनशील एक कवि थे। तो इन विरोधाभासों को समझने का भी एक मौका इस संशोधन की जो जर्नी थी, प्रक्रिया थी, उससे मुझे मिली, जो जिससे आई फील वेरी एनरिच्ड। और मुझे यही आशा है कि जो पाठक हैं उनको भी ये बात समझ आए। बिल्कुल। तो विनायक दामोदर सावरकर जो इतने लंबे समय तक विवादित रहे, जिनके बारे में आम धारणाएं दो हैं कि ये माफी वीर थे या वीर थे, उनके बारे में पूरे विस्तार से विक्रम संपत ने अपनी इस एक किताब सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी में बातचीत की है। इसके अलावा इसका एक पहला खंड भी है, उसका नाम मैं भूल रहा था बस, इकोज फ्रॉम ए फॉरगटन पास्ट, सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगटन पास्ट और सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी। ये दो किताबें हैं, मोटी किताबें हैं, ठीक ठाक 700-750 पन्ने की ये किताबें हैं। और अगर आपको सावरकर को बेहतर ढंग से समझना है, सावरकर के बारे में अगर आपको एक निष्पक्ष राय बनानी है, तो शायद ये दो किताबें, अगर आप पूर्वाग्रह रख के न पढ़ें, तो शायद ये दो किताबें आपको सावरकर को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। शुक्रिया विक्रम संपत, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। उम्मीद है कि आप फिर ऐसे ही किताबें लिखेंगे और किसी इतिहास के ऐसे ही एक नायक को फिर हमारे सामने लेकर के आएंगे, जिसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। शुक्रिया।